दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। भारत में संवैधानिक विकास का तात्पर्य साथियों है कि भारत में किस तरीके के से संविधान का विकास हुआ और आज जो वर्तमान में संविधान है वो किस तरीके से प्रगतिशील तरीका अपना करके अपने मूर्त रूप में आया है। उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाए गए उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान किया गया था साथियों। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों की तरफ से लाया गया पहला एक्ट है और इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। कुल मिलाकर के इसी से शुरुआत होती है भारत में संवैधानिक विकासों की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न है, बी.ए. स्मिथ, एच विल्सन, जेम्स मिल तथा मैकाले में से वह कौन है जिसने भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की थी? कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। अगला प्रश्न है मानसन, क्लेवरिंग, बारवेल तथा फ्रांसिस में से वह जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य नहीं था। तो फ्रांसिस जो है 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था। आपको बता दें 1773 ईस्वी के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के नाम से प्रमोट किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट जो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई थी, उसके प्रमुख न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश जो थे सर इल्जा इम्पे थे और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। उन सभी के क्या नाम है? आप सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, 1757, 1813, 1833 तथा 1854 में से ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया? तो ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार की ओर पहला कदम 1813 ईस्वी में बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतया जो है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट किस एक्ट के द्वारा मिली थी? तो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा मिली थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते भिन्न भिन्न रखने का प्रावधान
किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते को अलग अलग रखने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद में सर्वप्रथम विधि सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो सर्वप्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। अगला प्रश्न है, दासता को समाप्त करने की आज्ञा किस एक्ट द्वारा दी गई थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा दासता को समाप्त करने की आज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट द्वारा बना दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट द्वारा प्रदान की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 किस एक्ट द्वारा कर दी गई थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल वायसराय कब कहा जाने लगा? तो गवर्नर जनरल भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के बाद में वायसराय कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन यानी ताज का शासन पारित किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन अर्थात ताज का शासन पारित किया गया और यहीं से भारत के संवैधानिक विकास का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा विधेयक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पास हुआ? तो सिविल सेवा विधेयक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 1893 ईस्वी में पारित हुआ था या पास हुआ था। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा विधेयक का विरोध हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने किया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा और भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रेडिंग तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड में से वह कौन है जिसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो वह है लॉर्ड मिंटो। और आपको बता दें, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन लागू किया था। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर लागू किया गया। तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली सिखों के लिए 1919 के एक्ट द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना कब की गई? तो 1919 के एक्ट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? तो हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रांतीय विषय को दो वर्गों में आरक्षित एवं हस्तांतरित में किस अधिनियम द्वारा विभाजित किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत परिषद को कब किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो भारत परिषद को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1935 जो भारत शासन अधिनियम है, जो वर्तमान भारतीय संविधान है, उसके अधिक से अधिक अनुच्छेदों को इसी से लिया गया है और ये कहीं ना कहीं सबसे प्रभावपूर्ण अधिनियम रहा है भारतीय संविधान पर। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बर्मा को भारत से किस अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया? तो बर्मा को भारत से 1935 के अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया और 1935 से पहले बर्मा भारत का ही एक अभिन्न अंग था। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे। अब वर्तमान में जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? उनका नाम कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताएं।
अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर 1935 के अधिनियम को कहा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना किस पर आधारित थी, तो संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन पर आधारित थी और इसी कैबिनेट मिशन के योजना पर ही संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा, तो कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 ईस्वी को पहुंचा। और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो महात्मा गांधी जी ने परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, वह अधिनियम जिसमें महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया गया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीटें दी गईं, वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। कुल मिलाकर के इस तरीके से पूरा भारत के संवैधानिक विकास का क्रम रहा। ये केवल इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस थे जिसको कवर किया जा रहा है। इसके बाद से आप सभी लोगों के लिए थ्योरेटिकल क्लासेस भी इस सभी टॉपिक्स की आएंगे, तो इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए गवर्नर जनरल और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिविजन नोट्स के प्रश्नों का वीडियो लेकर के आऊँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी की कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो भी आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। हमेशा स्वागत रहेगा आप सभी के सुझावों का। मिलते हैं अगली वीडियो में गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।